So today we are going to start with the seventh chapter of your book, that is visibility and fog. Visibility क्या होता है? What is visibility? Visibility कहने का मतलब चीजें कितनी ज्यादा visible है. That means how far you can see things clearly outside. For example, अगर मान लेते हैं कि एक हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे, one observer is over here, और यहाँ पे कुछ कुछ इसके रिलेटिव में at some distance there are let's suppose trees, फिर what we can draw buildings है, फिर यहाँ पे हमारा माउंटेन है, और भी अलग अलग चीजें, और सबका डिस्टेंस अलग है. ट्री जो है वो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, ये बिल्डिंग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, एंड दिस माउंटेन इज एट 4 किलोमीटर डिस्टेंस. सो अगर हमारा ऑब्जर्वर ये 4 किलोमीटर वाले माउंटेन को बहुत क्लियरली देख सकता है तो वी कैन से द विजिबिलिटी इज 4,000 मीटर्स. विजिबिलिटी हमेशा मीटर्स में ही रिपोर्ट किया जाता है. फिर अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमें माउंटेन नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये ट्री दिख रहा है, तो उस केस में आपका विजिबिलिटी 2,000 मीटर हो जाएगा. सो ये होता है आपका विजिबिलिटी. विजिबिलिटी हम लोग किसी भी डायरेक्शन में आपको कितना दूर तक क्लियरली कुछ भी चीज दिख सकता है. और इन टर्म्स ऑफ एविएशन वी कैन से फॉरवर्ड विजिबिलिटी फ्रॉम द कॉकपिट. दो अलग अलग तरह की विजिबिलिटी होते हैं, एक नॉर्मल विजिबिलिटी और एक होता है आपका RVR. RVR स्टैंड्स फॉर रनवे विजुअल रेंज. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपका एक रनवे बनाया यहाँ पे. अब रनवे पे बहुत सारे मार्किंग्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज थ्रेशोल्ड मार्किंग विच मार्क्स द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ योर रनवे. देन इज योर सेंटर लाइन मार्किंग. फिर आपका रनवे डेजिग्नेटर होगा, है ना, इस तरीके से. फिर आपका यहाँ पे एमिंग पॉइंट होगा. फिर आपके टचडाउन जोन्स हो सकते हैं. ठीक है, तो अलग अलग मार्किंग्स होते हैं. तो अगर आपका एयरक्राफ्ट रनवे पे इस तरीके से पार्क्ड है, एंड आरवीआर क्या कहलाता है उस केस में? सो व्हेन अ पायलट इज लैंडिंग ऑन द रनवे और एयरक्राफ्ट इज अबाउट टू टेक ऑफ, सो आरवीआर हमें ये बताता है कि आप कितनी दूर तक, हाउ अहेड यू कैन सी द रनवे लाइट्स और मार्किंग क्लियरली व्हाइल सिटिंग इनसाइड द कॉकपिट. फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ इस मार्किंग तक क्लियरली दिख रहा था. अब यहां से इस मार्किंग का जितना डिस्टेंस होगा, लेट्स सपोज दैट इज 800 मीटर्स, देन वी विल से आवर आरवीआर इज 500 मीटर्स और 800 मीटर्स फॉर आवर केस. इस तरीके से आपका होता है. ठीक है, अलग अलग कंडीशन को भी अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हेजी कंडीशन क्या होता है. कभी भी अगर आपका विजिबिलिटी अफेक्ट होता है ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी अलग अलग तरीके से होती है. आप क्लियरली देख नहीं पाओगे, आपको एक अलग तरह का व्हाइटी या फिर मिल्की अपीयरेंस मिलता है, एयर में आपका डस्ट सस्पेंडेड होता है, अलग अलग चीजें हो सकते हैं. हेज में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहला कि आपका जो विजिबिलिटी का वैल्यू है दैट विल बी 5,000 मीटर्स और लेस. 5,000 मीटर से ज्यादा नहीं होता हेज में विजिबिलिटी. हेज को पहचानेंगे इसी तरीके से. इसके साथ साथ हेज में क्या होता है कि बहुत पतली लेयर आ जाती है, thin layer of dust, of smoke particles, of tiny water droplets. ये तीन चीजें जो है वो आपको हेजी कंडीशन में दिखेगा. सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका विजिबिलिटी दैट इज 5,000 मीटर्स और लेस, और आपका थिन लेयर आ जाता है जिस वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जिस तरह का अपीयरेंस आपको मिलने वाला है दैट इज मिल्की अपीयरेंस, व्हाइटिश फॉर्म में आपको दिखने वाला है आसपास. सो दिस वन इज योर हेज. विजिबिलिटी आपकी थोड़ी सी कम हो गई. ठीक है, हेज भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका हेज होता है एक तरह का दैट इज डस्ट हेज. डस्ट हेज बेसिकली आपके डिजर्ट्स एरिया में आते हैं, जहां पे विंड्स के कारण, ड्राई विंड्स के कारण आपका डस्ट जो है वो हवा में काफी ऊपर तक राइज हो जाता है. देन वन इज स्मोक हेज. स्मोक हेज हमें कहाँ पे मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल वोल्केनिक एरियाज हो गया, या फिर फैक्ट्रीज हो गया, या फिर कहीं पे फायर हो गया, है ना, और एयर स्टिल है तो हवा में काफी समय तक ये रहता है, क्योंकि एयर जो है वो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, बट एयर है नहीं, तो आपका वो हेजी अपीयरेंस आता है ड्यू टू स्मोक, एंड दैट इज नोन एज स्मोक हेज. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर हेज. देन कम्स योर वन मोर कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं मिस्ट. मिस्ट में भी आपका बेसिकली विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाता है. मिस्ट में हम लोग ये कहते हैं कि आपके एयर में टाइनी, या फिर टाइनी नहीं, एयर में वी कैन से कि आपके जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके सस्पेंडेड है. सो इफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज प्रेजेंट इन द एयर, फॉर श्योर विजिबिलिटी उसमें भी रिड्यूस होगी. रेन में भी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाता है. रेन के बाद आपका विजिबिलिटी अच्छा होगा, लेकिन ड्यूरिंग रेन वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं. मिस्ट में भी आपके वाटर ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंडेड है. इसमें होता क्या है जनरली कि आपका जो विजिबिलिटी का वैल्यू है, विजिबिलिटी का वैल्यू जो है आपका दैट इज इन बिटवीन 5,000 मीटर्स टू 1,000 मीटर, नॉट लेस देन 1,000 मीटर. मिस्ट में जनरली यही होता है. और मिस्ट में एक और चीज है कि आपका जो ह्यूमिडिटी होने वाला है दैट ह्यूमिडिटी इज वी कैन से ऑलमोस्ट 100%. ये तीन कंडीशन आपको याद रखना है. दैट मीन्स एयर जो है आपका, एयर इज फुल ऑफ मॉइस्चर. ये आपका कंडीशन होता है फॉर मिस्ट. अंडरस्टूड? राइट, लेट्स टॉक अबाउट फॉग नाउ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फॉग, फॉग में क्या है? फॉग को दो अलग अलग टर्म से हम लोग रिफर कर सकते हैं. पहले देखते हैं कि फॉग में जनरली विजिबिलिटी कितनी हो जाती है. फॉग में जो आपका विजिबिलिटी का वैल्यू है दैट इज बिलो 1,000 मीटर्स. सो एज यू कैन सी, इन हेज आवर विजिबिलिटी वॉज 5,000 मीटर्स और लेस. इन मिस्ट इट इज 5,000 to 1,000, एंड इन फॉग वी हैव विजिबिलिटी विच इज बिलो 1,000 मीटर्स. इसमें आपका ह्यूमिडिटी भी जो है दैट इज ऑलमोस्ट वी कैन से, या फिर वी कैन से नियरली 100%. 100% होता नहीं है, बट इट इज नियरली 100%. फॉग का एक और डेफिनेशन आपका ये भी होता है कि फॉग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड.
it's a type of cloud which is sitting on the ground. It's a type of cloud sitting on ground. नाउ क्लाउड्स बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, आप आगे एक चैप्टर में पढ़ने वाले हो. फॉर एग्जांपल किसी क्लाउड का नाम सीबी है, किसी का एएस है. फॉग जो है इट्स अ टाइप ऑफ विच क्लाउड, इट्स अ टाइप ऑफ एसटी क्लाउड. अभी फिलहाल के लिए इतना ही आप याद रखो, ठीक है. फॉग भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. इट कैन कैटेगराइज इन टर्म्स ऑफ थिक फॉग, इन टर्म्स ऑफ लाइट फॉग, एंड इन टर्म्स ऑफ आपका मॉडरेट फॉग. ये तीन अलग अलग तरह के फॉग हो सकते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है. एक और कंडीशन आपका होता है जिसमें आपकी विजिबिलिटी रिड्यूस होती है, दैट इज नोन एज स्मॉग. स्मॉग इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ कंडीशन इन विच योर स्मोक प्लस फॉग को एग्जिस्ट. और इसी तरीके से ये टर्म बना है आपका स्मॉग. और इसमें विजिबिलिटी तो काफी खराब होती ही है आपकी, बट इसके साथ साथ आपका हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपको. इसीलिए फॉग अच्छा, स्मॉग अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड ऑल ये सब चीजें होती है. ऑल राइट. और भी अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं जो हमारे विजिबिलिटी को अफेक्ट करता है. नाउ डस्ट स्टॉर्म. अब जैसा कि आप लोग फिगर आउट कर पा रहे होंगे कि डिजर्ट एरिया में मोस्टली आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. कभी कभी हमारे यहाँ भी डस्ट स्टॉर्म बेसिकली आता है. इसमें क्या होता है, वी कैन से कि बहुत ही ज्यादा ऊपर हाइट तक आपका जो है डस्ट उठने लगता है. अ वॉल ऑफ डस्ट बेसिकली गेट्स ब्लोन अप बाय स्ट्रॉन्ग विंड करेंट्स. एंड व्हाट विल हैपन कि ऐसे कंडीशन में भी आपकी विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस होने वाली है. विजिबिलिटी विल बी योर 5000 मीटर्स और लेस देन 5000 मीटर्स. बट अगर आपका रेन होता है, रेन में क्या होता है, मान लो कि आपका डस्ट स्टॉर्म आ गया. डस्ट स्टॉर्म आने के जस्ट बाद आपका रेन हो गया, तो होगा ये कि रेन जो है वो डस्ट पार्टिकल में अटैच होके उनको नीचे की तरफ सेटल कर देंगे. सो अल्टीमेटली रेन इज गोइंग टू क्लियर द डस्ट, सो अल्टीमेटली विजिबिलिटी इज गोइंग टू इंप्रूव. अंडरस्टूड? सो डस्ट स्टॉर्म में आपका विजिबिलिटी जो है वो इंप्रूव तभी होगा जब आपका रेन होता है, रेन के बाद. ओके. सी स्प्रे क्या होता है? अब देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना, सी के जो वेव्स होते हैं या फिर समुद्र की लहरें जो होते हैं, तो उससे हमेशा ऊपर की तरफ आपका वाटर पार्टिकल स्प्रे होते रहता है जब भी वो कोस्ट से टकराता है. अब सी में क्या है, सी में आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स भी है ना, सी काफी सॉल्टी होता है. तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है कि एयर में आपके वो वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स और साथ साथ ये सॉल्ट के पार्टिकल्स काफी ज्यादा सस्पेंड हो जाते हैं, जिस वजह से वहां भी आपका विजिबिलिटी जो है वो ड्रॉप होने वाला है. सो टाइनी सॉल्ट वाटर ड्रॉपलेट्स एंड पार्टिकल्स विच इज थ्रोन इनटू द एयर बाय ओशियन वेव्स, है ना. और इस वजह से आपका विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है. फिर एक और हमारे पास कंडीशन है जिसमें हमारा विजिबिलिटी जो है वो ड्रॉप होता है, दैट इज वोल्केनिक ऐश. अब कहीं भी अगर आपका मान लो कि वोल्केनो निकला है, तो वोल्केनो निकलेगा तो क्या होगा, उसके साथ एसेस भी निकलेंगे, है ना. अब ये जो आपके एसेस हैं वो बेसिकली क्या होता है कि आपका काइंड ऑफ वो स्मोक काफी ऊपर हाइट तक जाता है जब तक आपका वोल्केनो एक्टिव है. और इस वजह से भी आपका विजिबिलिटी काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है. और अल्टीमेटली ये जो स्मोक के एसेस है इसमें काफी ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ केमिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो इंजन में जाने के बाद इंजन को भी डैमेज कर सकता है. सो ये आपका वोल्केनिक ऐश आपके एयरक्राफ्ट के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है. अंडरस्टूड? ऑलराइट. एक बार ध्यान से देखिए अभी तक इन शॉर्ट आपने क्या क्या चीजों को देखा है. अंडरस्टूड? अब विजिबिलिटी दो तरह की होती है आपकी. विजिबिलिटी जो है वो दो तरह की होती है. विजिबिलिटी. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट वर्टिकल विजिबिलिटी and we are going to talk about slant visibility as well. So if we are talking about vertical visibility, imagine yourself that you are looking straight down from the sky to ground. आपका एयरक्राफ्ट अगर फ्लाई कर रहा है और आप नॉर्मली ग्राउंड की तरफ अगर देखते हो फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड, है ना, तो आपको क्या हो सकता है, विजिबिलिटी रिड्यूस कब कब होगी वर्टिकली, जब एक थिन लेयर ऑफ फॉग हो बीच में यहाँ पे ग्राउंड के आसपास, या फिर किसी तरह का क्लाउड्स हो जो कि काफी ज्यादा नीचे हो, जिस वजह से विजिबिलिटी आपका ड्रॉप हो सकता है. ऐसे विजिबिलिटी को हम लोग वर्टिकल विजिबिलिटी कहते हैं. बट एक विजिबिलिटी होता है आपका स्लैंट, अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में अब हमें स्टडी करना है. ठीक है. ऑलराइट. सबसे पहला टाइप ऑफ फॉग जो आपका होता है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज अ रेडिएशन फॉग. एंड एज द नेम सजेस्ट रेडिएशन, दैट मीन्स अर्थ का रेडिएशन जो है वो यहाँ पे होने वाला है. रेडिएशन फॉग एक ऐसा टाइप ऑफ फॉग है जो कि मोस्टली आपको नाइट के वक्त दिखेगा या फिर आपको अर्ली मॉर्निंग दिखेगा. ये दो टाइम में आपको ये फॉग जो है वो दिख सकता है. ऐसे दोनों टाइम में बेसिकली क्या होता है, ऐसे दोनों टाइम में आपका जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहता है, जिस वजह से ये फॉग का फॉर्मेशन काफी ज्यादा होगा. बिकॉज व्हेन द ग्राउंड कूल्स डाउन वेरी फास्टली ड्यूरिंग दीज टाइम विच इज नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, सो जो कूल जो एयर होते हैं वो जस्ट नीचे आने लगते हैं और एयर गेट्स कूल्ड इनफ जिसमें आपके टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स को हम लोग देखने लगते हैं और वो फॉग की फॉर्म में आपको दिखने लगता है. सो रेडिएशन फॉग बेसिकली बन कैसे रहा है, ये रहा आपका प्लानट अर्थ. ड्यूरिंग दीज टाइम अर्थ अपना रेडिएशन एमिट करते रहता है और अर्थ का जो टेम्परेचर है आपका वो अल्टीमेटली वो कम होने लगता है, वो कूल होने लगता है. सो एट नाइट द अर्थ सरफेस गिव्स ऑफ हीट इनटू द स्पेस व्हिच इज अल्टीमेटली कूलिंग द ग्राउंड.
and air above ground cools. So basically what happened, the cold ground air cools air right above it, और इस वजह से फॉग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि if the air is getting cold enough to reach the temperature of dew point, to reach the temperature of dew point, so water droplets उसके अंदर बनने लगते हैं, और यही चीज जो है आपका फॉग में अपीयर होने लगता है। तो क्या क्या कंडीशन चाहिए रेडिएशन फॉग के लिए? कंडीशन क्या क्या चाहिए? सबसे पहले कि आपका अर्थ को ठंडा होना पड़ेगा काफी ज्यादा, और क्लाउडी नाइट्स में तो ठंडा हो नहीं सकता क्योंकि वो रेडिएशन को स्केप नहीं करने देता है। दैट मीन्स वी विल नीड अ क्लियर स्काई, बिकॉज क्लियर स्काई विल हेल्प इन अलाउइंग द हीट टू स्केप फ्रॉम द अर्थ, क्लाउड्स क्योंकि ट्रैप करते हैं। सेकंड, हमें ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा हाई चाहिए, जितना ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी रहेगा उतना ज्यादा हमें वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने वाला है ठंडा होकर। साथ ही साथ हमें लाइट विंड का कंडीशन चाहिए, क्योंकि अगर विंड्स आपका रहता है तो वो एक जगह फॉग को सेटल होने नहीं देंगे, फॉग जो है वो आपका ब्रेक डाउन होकर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग इज दैट यू नीड अ काम कंडीशन। काम कंडीशन मतलब आपका कोल्ड एयर जो है वो नीचे रहे और बहुत ज्यादा आपका विंडी वगैरह कंडीशन ना मिले। तो ये ऊपर के तीन कंडीशंस आपको याद रखना है, क्लियर स्काई, हाई ह्यूमिडिटी एंड लाइट विंड्स। ये तीन कंडीशन अगर आपका रहता है तो ऐसे केसेस में आपका रेडिएशन फॉग जो है वो डेवलप हो सकता है। ठीक है। अब रेडिएशन फॉग जनरली कौन से टाइम में बनता है? तो यहाँ पे टाइम तो मैंने पहले ही बता दिया, नाइट में दिखेगा या फिर अर्ली मॉर्निंग में दिखेगा, क्योंकि इस समय टेम्परेचर कम रहता है। और ये कौन से सीजन में जनरली आपको रेडिएशन फॉग दिखता है? तो सीजन हमारे यहाँ का कब? बेसिकली ऑटम या फिर विंटर। मोस्टली विंटर में दिखता है ये सबसे ज्यादा, ऑटम और विंटर। और विंटर का मंथ आपका क्या हो गया? दिसंबर टू फरवरी, समवॉट क्लोज टू दिसंबर टू फरवरी के मंथ में आपको ये सबसे ज्यादा रेडिएशन फॉग जो है वो दिखने वाला है। अब ये जनरली बनता कहाँ पे रेडिएशन फॉग? तो रेडिएशन फॉग आपका लैंड पे बनता है, फॉर्म्स ओवर लैंड। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, अब देखिए, रेडिएशन फॉग जनरली तब बनता है जब आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है ना। व्हाट इज दिस टर्म टेम्परेचर इन्वर्जन? टेम्परेचर इन्वर्जन कहने का मतलब एज द हाइट इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यस और नो? सो फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे सरफेस पे टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, ऊपर गए 10 डिग्री सेल्सियस, फिर गए 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये लैप्स रेट का जस्ट अपोजिट हो रहा है। दिस इज नेगेटिव लैप्स रेट विच इज टेम्परेचर इन्वर्जन। बट फॉग को बनने के लिए यही तो चाहिए, लोअर हाइट पे टेम्परेचर कम। Getting it or not? So radiation fog usually forms under a temperature inversion condition. This means कि जो lower layer का जो एयर है, lower layer का जो आपका एयर होने वाला है, that is going to be cooler if you are comparing it with the upper level air, warm layer of air on top, cold layer of air at bottom. Yes. But sir, near the ground, though, we experience positive lapse rate. No, no. In actual atmosphere, lapse rate can be of any value. Inversion भी हो सकता है आपको, नेगेटिव lapse rate मतलब कुछ भी हो सकता है एक्चुअल एटमोस्फेयर में। ठीक है, सो ये रेडिएशन फॉग है। अब रेडिएशन फॉग आपका डिसअपियर कैसे कैसे हो सकता है, इसको अगर हमें गायब करना है तो कैसे हो सकता है? सो इसका दो तीन अलग अलग एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल, हीट, आफ्टरनून आते आते आपका रेडिएशन फॉग चला जाता है क्योंकि सन का हीट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। या फिर आपका एक तरह का विंड मिले जिसको हम लोग कन्वेक्शन विंड कहते हैं। कन्वेक्शन विंड कहने का मतलब आपका क्या होता है? वर्टिकल राइजिंग एयर। अब ये अगर एयर ऐसे करके राइज करेगा, ऊपर में तो वार्म एयर है, वार्म एयर के साथ ये मिक्स हो जाएगा तो अल्टीमेटली फॉग आपका डिसअपियर हो जाएगा। यस और नो? तो ये कुछ आपकी चीज है जिससे फॉग डिसअपियर हो सकता है, और एक होता है आपका विंड, स्ट्रॉन्ग विंड के कारण भी ये आपका डिसअपियर हो सकता है। ठीक है। Alright. Second type of fog which we need to study, that is advection fog. अब जिस तरीके से रेडिएशन फॉग सिर्फ और सिर्फ लैंड पे बनता था, आपका एडवेक्शन फॉग वैसा नहीं है। एडवेक्शन फॉग बिल्कुल अलग है। एडवेक्शन फॉग में बेसिकली क्या होता है कि मान लो ये आपका एक एयर का मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बनाया, और ये एयर का मॉलिक्यूल जो है वो गर्म है, प्लस दिस वन इज मॉइस्ट एज वेल। सो व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर इज मूविंग, और ये मूव होके ऐसे सरफेस पे चले जाते हैं जो सरफेस काफी ज्यादा ठंडा है, तो ये जब यहाँ पे जाएंगे वहां पे कंडेंसेशन होगा। अब ये कोल्ड सरफेस आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट ओनली लैंड, दिस कैन बी लैंड as well as sea. The only thing which matters is that the surface should be cool enough. So when warm and moist air moves over a colder surface like land or sea, the warm air gets cooled from below, और उसका moisture जो है वो अंदर में वाटर ड्रॉपलेट्स में टर्न हो जाता है, और जिस वजह से हमें यहाँ पे फॉग बनता हुआ दिखता है। इसी को हम लोग कहते हैं एडवेक्शन फॉग। एडवेक्शन फॉग में एयर का मोशन होना जरूरी है, वार्म और मॉइस्ट एयर होना जरूरी है, कोल्ड सरफेस पे जाना जरूरी है, और इसमें टेम्परेचर आपका कूलिंग पॉइंट को आपका ड्यू पॉइंट से नीचे चला जाता है। ठीक है। तो ये आपके कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कि क्या क्या कंडीशन जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म एडवेक्शन फॉर्म। देखिए ध्यान से। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये दो सबसे मोस्ट कॉमन फॉग है जिससे आपके क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, बट और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉग होते हैं जिसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, द थर्ड टाइप ऑफ फॉग दैट इज ऑर्ग्राफिक फॉग विच इज फॉर्मिंग नियर द हिल स्टेशन या फिर माउंटेन रीजन के आसपास जो आपका फॉग बनता है। सो फॉग इज बेसिकली अ क्लाउड विच टचेस द हिल्स और माउंटेन, दैट इज नोन एज हिल फॉग और ओरोग्राफिक फॉग।
So if you are standing on the hill, it feels like fog, but from far away it will look like a cloud sitting on the top. So actually वो cloud नहीं है, वो cloudy है, उसको भी बोल सकते हैं, but it is a type of orographic fog. अब ये बनता कैसा है? So moist air जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं हिल्स की तरफ, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपका एयर जो है वो ठंडा होने लगता है, और ठंडा होने के कारण आपका क्या होता है, वो एक कंडेंस होकर एक काइंड ऑफ क्लाउड के फॉर्म में आपको दिखने लगता है. मॉइस्ट एयर मूव्स, एयर कैरिंग मॉइस्चर मूव्स टुवर्ड्स द हिल और माउंटेन. एयर जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइज करेगा, और ऊपर जाने के बाद आपका कूलिंग प्रोसेस होगा, प्रेशर भी ड्रॉप होता है, एयर इस वजह से एक्सपैंड करेगा और कूल होने लगेगा, है ना. ये सब आपका प्रोसेस है. ठीक है, अब ये कैसे बनता है कैसे नहीं, यस. सर कैन वी से इट एज फोन विंड वाला सेम फिनोमिना? हाँ, काइंड ऑफ दैट ओनली. फॉन विंड, आपका फॉन विंड में भी तो यही चीज हो रहा है ना. तो माउंटेन के ऊपर जाते हो आपको लगता है वो क्लाउड है, बट वो इट्स अ फॉर्म ऑफ फॉग ओनली. अंडरस्टूड. ठीक है. फोर्थ टाइप ऑफ फॉग जो आपका है, दैट इज योर स्ट्रीमिंग फॉग. स्ट्रीमिंग फॉग, जिसको हम लोग आर्कटिक स्मोक भी कहते हैं. अब इसमें क्या होता है बेसिकली, जब आपका बहुत ही ज्यादा कोल्ड एयर मूव करके वार्मर सरफेस पे जाता है, मान लो ये बहुत ज्यादा कोल्ड एयर है, और ये मूव करके ये जा रहा है टुवर्ड्स वार्मर सरफेस, क्या होगा, स्टीम जैसा बन जाएगा. और जो स्टीम बनता है उसमें भी विजिबिलिटी ड्रॉप होगी, तो यहाँ पे जब स्टीम बन रहा है तो एक फॉग जैसा अपीयरेंस आपको मिलता है, इसी को आप स्ट्रीमिंग फॉग कहते हो. ठीक है. ऑल राइट. फिर आपका एक तरह का फॉग होता है जिसको हम लोग फ्रंटल फॉग कहते हैं. एज ऑफ नाउ आपको फ्रंट्स क्या होता है उसके बारे में तो आइडिया नहीं है, क्योंकि आगे चैप्टर में आपको फ्रंट्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में आपका फ्रंटल फॉग के बारे में बताया गया. देखिए बेसिकली एयर मास अगर मैं बनाऊं, मान लो एक तरफ वार्म एयर मास है. एयर मास कहने का मतलब 100 and 200 किलोमीटर तक अगर एयर में सेम प्रॉपर्टी हो, है ना, तो वैसे को हम लोग एयर मास कहते हैं. वार्म एयर मास थोड़ा सा गर्म होगा, और इधर है आपका कोल्ड एयर मास. अब कहीं ना कहीं ये दोनों तो मिल रहे होंगे, जहां पे ये मिलते हैं वहां पे आपका एक फ्रंट बनता है. अलग अलग तरह के फ्रंट्स होते हैं, और ये आपका फ्रंटल सरफेस हो गया. डिपेंडिंग अपॉन किसका स्पीड ज्यादा है किसका स्पीड कम है, ये हम लोग आगे चल के आने वाले चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं. बट फ्रंटल फॉग जो है वो जनरली तब बनता है व्हेन रेन और ड्रिजल फॉर्म्स अ वेदर फ्रंट, like causes moisture to build up near the ground surface, which will make the air humid and that will develop a fog. So frontal fog भी आपका कुछ ऐसा है जहाँ पे आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि रेन होने के कारण, ड्रिजल होने के कारण आपका ग्राउंड के आसपास बहुत ज्यादा मॉइस्चर डेवलप हो जाता है, और वहां का एयर काफी ज्यादा ह्यूमिड हो जाए, और अगर वहां का टेम्परेचर कम है तो वो अल्टीमेटली कैसा फॉर्मेशन ले लेगा, फॉग का फॉर्मेशन ले लेगा. अब मैंने फॉग को डिसअपियर करने का आपको तरीका काफी ज्यादा बताया है, अलग अलग तरीके बताए. फॉग को डिसअपियर करना है तो सबसे पहला हमारा मेथड क्या है, या तो स्ट्रॉन्ग विंड मिल जाए, या तो किसी तरीके से हीट मिल जाए. यस और नो, मैंने ये भी चीज बताया. अगर हीट मिलेगा तो अंदर में इवेपोरेशन हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स का. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ मेथड जो आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई. अगर आप हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को यूज करते हो तो ये भी फॉग को डिसअपियर कर देगा. अब बेसिकली है क्या, इसी चीज को हम लोग काइंड ऑफ क्लाउड सीडिंग मेथड भी कहते हैं. अब होता क्या है कि आप स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट के पार्टिकल्स या फिर अलग अलग पार्टिकल्स को यूज करते हो जो कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का प्रॉपर्टी रखते हैं. ऐसे ही पार्टिकल्स को हम लोग हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं. अब होगा ये कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स है दे विल अब्सॉर्ब वाटर इजिली लाइक स्पॉन्ज. अब क्योंकि ये वाटर को अपने अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली क्या होगा, बिगर हो जाएगा, हेवी हो जाएगा. क्लाउड्स में भी तो यही होता है, क्लाउड्स अगर अपने अंदर बहुत ज्यादा वाटर को एक्यूमुलेट कर ले तो उसको वो होल्ड नहीं कर पाता और रेन के फॉर्म में वो निकल जाता है. सेम यहाँ पे भी आपका वही होगा. तो बहुत सारे अलग अलग आपके हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं जिसका आप यूज करके फॉग को डिसअपियर करवा सकते हो, क्योंकि उनमें प्रॉपर्टी होती है ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर क्विकली, एंड अल्टीमेटली व्हेन दे विल अट्रैक्ट वाटर ड्रॉपलेट दे विल बिकम बिगर एंड दे विल फॉल. अंडरस्टूड. सो इस तरीके से यू कैन डिसअपियर फॉग एज वेल. सो दिस कंक्लूड्स योर एंड ऑफ विजिबिलिटी एंड फॉग. बहुत छोटा चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोग क्वेश्चंस वगैरह कर लो जितना भी है. आई ट्राई मोस्टली कि आज आपका इवनिंग में चैप्टर 8 भी हो जाए, दैट इज क्लाउड्स.